नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में जिसका नाम है द पब्लिक स्फीयर। लास्ट वीडियो पे अमरीश वर्मा जी कमेंट करते हैं और लिखते हैं, एज स्टूडेंट्स हाउ मच शुड वी एंगेज इन पॉलिटिक्स? टीचर्स ऑफन से इट्स नॉट आवर प्लेस, बट इफ द यूथ स्टे अवे, हाउ विल रेस्पॉन्सिबल लीडर्स एवर इमर्ज? Isn't our involvement key to better leadership tomorrow? सबसे पहले मैं अमरीश वर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने कमेंट करके हम तक अपनी क्वेरी पहुंचाई। सर, ये बहुत अच्छा सवाल उन्होंने पूछा है कि किस तरह से लीडर्स की जब हम बात करते हैं तो यंगर जनरेशन के सामने हमेशा एक सवाल आता है, और हमारी सोसाइटी भी क्यों यंगर जनरेशन पे इन्वेस्ट करती है लीडरशिप के रोल के लिए। बिल्कुल, सबसे पहले आप सबका स्वागत है और अमरीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके सवाल के लिए। हम हर उस सवाल पे डिस्कशन कर सकते हैं जिसमें कोई ना कोई एकेडमिक इनपुट है, या सिंपल भाषा में कहें कि वी आर रेडी टू डिस्कस एनीथिंग एंड एवरीथिंग, जिसमें कुछ भी सीखने के लिए है, कुछ भी एकेडमिक इनपुट है, उसमें कोई लर्निंग है तो उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। ये जो सवाल है कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में इंगेज होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसको बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पे डिस्कस किया है। तो लेकिन ये बात सही है, जैसे कि नितिन आपने कहा, कि हमेशा से ही यंग लोगों में लोग इन्वेस्ट करते आए हैं। अगर हम प्राचीन भारत से देखें, क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो हमारे लिए भारतीय परंपरा बहुत महत्वपूर्ण है। कौटिल्य ने, जिसे चाणक्य भी कहते हैं जिनको हम लोग, उन्होंने इन्वेस्ट किया चंद्रगुप्त या चंद्रगुप्त जैसी यंग जनरेशन में, क्योंकि एक चंद्रगुप्त नहीं है जिसमें चाणक्य ने इन्वेस्ट किया, उनके साथ बहुत सारे लोगों में इन्वेस्ट किया उन्होंने। चाणक्य ने देखा चंद्रगुप्त को राजा बनते हुए, तो उन्होंने एक इमेजिनेशन बनाई कि एक यंग लीडर जो कि राजा बने तो वो भारत को बदल सकता है। वो एक इन्वेस्टमेंट भी था और स्ट्रैटेजिक प्लान भी था, क्योंकि चंद्रगुप्त शायद उन लोगों में था जिनके लिए, या उन जैसे लोगों के लिए, चंद्रगुप्त जैसे जो यंग लोग थे उनके दिमाग में बहुत कम डर थे, या सबसे कम डर थे जो नंद वंश है उससे। तो उनके साथ चाणक्य लगे। इसी तरीके से अगर हम देखें तो विश्वामित्र ने दशरथ से नहीं कहा ताड़का को मारने के लिए। माइथोलॉजिकल एविडेंसेस भी जो हमें सपोर्ट करते हैं, वो क्या कर रहे हैं, विश्वामित्र राम और लक्ष्मण को ले जा रहे हैं मांग के उनसे, जबकि दशरथ खुद एक बहुत प्रतापी राजा थे, शायद वो मार ही सकते थे। तो माइथोलॉजी को अगर हम आज के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ें, मॉडर्न तरीकों से पढ़ें, तो हमें समझ में आता है कि उन्होंने भी डिसाइड किया कि जो यंग जनरेशन है, जो दशरथ के 4 पुत्र है उसमें से 2 बेटे राम और लक्ष्मण, उसका एक ईश्वरीय कैरेक्टर भी है कि वो भगवान थे इसलिए उनको मांगा, लेकिन हम अगर उसे छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, हम ये मानकर चले कि ये यंग जनरेशन है जिसमें विश्वामित्र इन्वेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने उन्हें मांगा और उन्होंने इन्वेस्ट किया उनके अंदर। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जनरेशन में लोग क्यों इन्वेस्ट करना चाहते हैं। पहली चीज तो जैसे मैंने कहा कि युवा लोगों के पास डर नहीं है बहुत सारी चीजों के। अब फैमिली पर्सन्स होते हैं जिनकी जॉब लग गई, जो नौकरी कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट में जाते हैं, वो एक्टिव पॉलिटिक्स में भाग भी लेते हैं, लेकिन उनके दिमाग में बहुत सारे अपने डर होते हैं। डर किस तरीके के, मैं नेगेटिव सेंस में डर की बात नहीं कर रहा हूँ। 2 महीने अगर उनकी सैलरी रुक जाए तो उनके दिमाग में एक डर होता है कि मेरा एक होम लोन चल रहा है, मेरा एक कार लोन चल रहा है, मेरी ईएमआई का क्या होगा, या शाम को अगर मैं टाइम पे घर नहीं पहुंचा तो मेरे बच्चे नहीं सो पाएंगे, तो फिर मैं अगले दिन उनको स्कूल छोड़ने कैसे जाऊंगा जी। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनमें उनके दिमाग में डर है, चाहे वो फैमिली को लेके, या अपनी सोशल सिक्योरिटी को लेके, या अपनी एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग को भी लेके बहुत सारे डर होते हैं। तो इसलिए लोग बचते हैं, जबकि यंग जनरेशन के पास ऐसा कोई डर नहीं है। उन्हें अरेस्ट कर लिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, फैमिली वाले थोड़ा बहुत कुछ कहेंगे, उनसे तो लोग, बहुत सारे लोग बहाना बना देते हैं कि मैं यहाँ जा रहा हूँ वहां जा रहा हूँ, लेकिन फिर भी। सर, जैसे आपने अभी एग्जाम्पल दिया माइथोलॉजी या रामायण या
हम महाभारत की बात करें तो मैं लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से सर ये एक थोड़ा क्वेरी आ रही है मेरे मन में कि लिटरेचर में भी तो सर वाल्मीकि जी और वेद व्यास लिख रहे हैं, मतलब स्कॉलर्स भी उस समय के हैं या आज के समय में हैं या फिर वेस्टर्न एशियन, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड के स्कॉलर्स की बात करी जाए, वो भी यंगर माइंड्स के लिए, जैसे रामायण में भी सर उन्होंने लिखा ये चीज, एक पूरी एजुकेशन सिस्टम है, महाभारत में भी एक पूरा एजुकेशन सिस्टम है, प्लेटो भी एक पूरी एजुकेशन सिस्टम बोल रहा है। तो कहीं ना कहीं क्या ये आपके आर्ग्यूमेंट को सपोर्ट कर रहा है कि सर लोग इन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं क्योंकि उन्हें फियर नहीं है, खाली फियर है, या सर कुछ और भी कोई ऐसी बात है यंगर माइंड्स में जो मतलब कुछ ऐसा सोशल चेंज या कुछ ऐसी चीज कि यंगर माइंड को लोग इतना कैपेबल क्यों समझ रहे हैं सर? क्योंकि जैसे मैंने कहा यंग माइंड्स में एक तो डर नहीं है, दूसरे उनमें अभी वो तैयार है कुछ भी नया करने के लिए, एक जज्बा होता है दिमाग में कि कुछ हम बदल देंगे, वो इच्छा। जैसे जैसे आप 40 से ऊपर पहुंचते जाते हैं स्टेटस कोइस्ट होते चले जाते हैं, रिजिड भी हो जाते हैं बहुत सारी चीजों को लेके कि अब तो कुछ नहीं बदला तो अब क्या ही बदलेगा जी। तो वैसी चीजें यंग जनरेशन में नहीं होती हैं, इसलिए लोग जानते हैं कि यंग जनरेशन सोशल चेंज ला सकती है। सर एक और सवाल यहीं से जो मैं समझ पा रहा हूं वो शायद ये है कि यंगर जनरेशन ऐसा क्या कर सकता है, इसका सर कोई एक ऐसा एग्जाम्पल आपके पास में हो, इसको मतलब हम एक्सप्लोर कर पाए कि अगर यंगर जनरेशन पे इन्वेस्ट किया जाए या फिर यंगर जनरेशन को इन्फ्लुएंस या हम कह सकते हैं उन्हें पॉलिटिक्स में लाया जाए तो ये एक बड़ा चेंज कर सकती है। कितना बड़ा चेंज कर सकती है सर, शायद मैं अभी ये नहीं सोच पा रहा, अगर आप इस पे कुछ सर दृष्टिकोण दे पाए तो। बहुत सारे लोग हैं इसीलिए जो यंग जनरेशन को प्रमोट करते हैं सोशल चेंज और पॉलिटिकल अवेयरनेस के लिए, जो कि सोशल अवेयरनेस का ही एक पार्ट है। ओके। जैसे कि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे तो कार्ल मार्क्स, मैक्सिम गोर्की और बहुत सारे लोगों ने कहा कि कैसे वो यंग जनरेशन की बात कर रहे हैं कि उन्हें एक्टिव होना चाहिए। इसी के साथ कर क्या सकती है, इसके तो हजारों एग्जाम्पल, और भारत में तो इतने उदाहरण मौजूद है जी कि किस एक पे चर्चा की जाए। हमारा पूरा का पूरा नेशनल मूवमेंट, जी सर, स्पेशली 1900 के आसपास से जो नेशनल मूवमेंट बन रहा है वो हम देखेंगे कि वो स्टूडेंट मूवमेंट की ही उपज है, जिसे मास पूरा का पूरा, जिसे मास मूवमेंट भी हम कह रहे हैं। वो मास मूवमेंट तब बना जब उसमें यंग जनरेशन एक्टिव हुए, जो स्टूडेंट्स थे वो एक्टिव हुए। जैसे वीडी सावरकर का जो एक्टिविज्म है वो पुणे में फॉरेन गुड्स की होली जला देते हैं, कपड़ों और इन सारी चीजों की 1905 में, और उसके बाद उन पर नजर पड़ती है बाल गंगाधर तिलक की, और तब वो उन्हें रिकमेंड करते हैं जो श्यामजी कृष्ण वर्मा की जो स्कॉलरशिप है इंडिया हाउस लंदन के लिए। जी। तो अगर वो चीजें नहीं हुई होती, अगर वो एक्टिव ही नहीं, अब उसके बाद सावरकर ने क्या किया, द रेस्ट इज हिस्ट्री, हम सब लोग जानते हैं। इसी तरीके से भगत सिंह या उनके जितने भी लोग हैं, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, बटुकेश्वर दत्त, ये सब लोग यंग लोग हैं और ये इतने ज्यादा एक्टिव, इवन फॉर दैट मैटर जवाहरलाल नेहरू भी बहुत यंग थे, या इंदिरा गांधी भी बहुत यंग थी जब वो पॉलिटिक्स में एंटर करती हैं। और खासतौर से जवाहरलाल नेहरू की अगर बात की जाए तो वो इतने ज्यादा, मतलब उनका रेवोल्यूशनरी माइंड है कि वो अगर आप पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी तो आपको पता चलेगा कि वो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, वो अपने फादर को क्रिटिसाइज कर रहे हैं कई स्पीचेस में कि इनको नहीं पता कि पूर्ण स्वराज क्या होता है, इनको नहीं पता होम रूल क्या होता है, ये लोग होम रूल, मतलब उनके अंदर इतना करेज है। मैं जब नेहरू कह रहा हूं तो नेहरू जैसे बहुत सारे लोगों की भी बात कर रहा हूं। जी। उनके अंदर इतना करेज है कि वो किसी से भी क्वेश्चंस पूछ पा रहे हैं, वो अपने फादर से डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब असेंबलीज में उनको अपोज कर पा रहे हैं। क्या ये यंग माइंड ही कर सकता है, और दूसरे लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा ये सब कर पाना। तो इसलिए अब नेशनल मूवमेंट के बाद अगर हम देखें तो जो संपूर्ण क्रांति या फिर इमरजेंसी से पहले का जो पूरा मूवमेंट है, चाहे बिहार का स्टूडेंट मूवमेंट हो या गुजरात का स्टूडेंट मूवमेंट हो, ये सारा स्टूडेंट मूवमेंट ही है। और ये कितना बड़ा सोशल चेंज लेके आया, इसके लिए एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है, खुद हमारे प्राइम मिनिस्टर भी स्टूडेंट मूवमेंट के ही प्रोडक्ट है जी। लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, बहुत सारे, शरद यादव, कितने लोग ऐसे रहे हैं, एक नाम लेंगे आप 10 नाम छूट जाएंगे। इन सब लोगों ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स में एंटर किया
और उसके बाद ही सोसाइटी में कितना बड़ा इम्पैक्ट किया वो अलग बात है कि उन पे कुछ करप्शन चार्जेस बाद में किसी ना किसी लोगों पे रहे हैं, लेकिन वो पॉलिटिक्स का हिस्सा है, क्योंकि किसी ना किसी पे किसी न किसी तरीके के एलिगेशंस लगते रहते हैं। तो अभी हम उसको नहीं डिस्कस करेंगे, लेकिन एक बड़ा जो 80s में हमारे इंडियन पॉलिटिक्स में एक सोशल चेंज दिखता है वो दिखाई पड़ता है। उसके बाद आप देखें कि 2011 के आसपास जो मूवमेंट इमर्ज करता है, जिसको हम अन्ना हजारे मूवमेंट कई बार शॉर्ट में कहते हैं, या 2011 का जो पूरा जन लोकपाल मूवमेंट है, वो स्टूडेंट्स के बिना पॉसिबल ही नहीं था। यहां तक कि निर्भया मूवमेंट, इन सब मूवमेंट्स में एक हमें दिखाई पड़ती है पूरी चीज कि स्टूडेंट्स ही जितना ज्यादा एक्टिव है उतना कोई और एक्टिव नहीं है, कोई और जनरेशन नहीं एक्टिव है जितना डीयू और जेएनयू और जामिया और बाकी जगहों के स्टूडेंट्स। यहाँ तक कि 2014 के बाद भी जो डाइसेंट वाली वॉइसेस हमें सुनाई पड़ती हैं, उसमें मेजॉरिटी स्टूडेंट मूवमेंट्स की रही है कहीं ना कहीं से। तो इसलिए बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिससे हमें पता चलता है कि सोशल मूवमेंट जो है वो स्टूडेंट्स के कारण ही आता है, और वो इतना इफेक्टिव है, इसीलिए लोग कहते हैं कि स्टूडेंट को पॉलिटिक्स से दूर रहना चाहिए। लेकिन सर सबसे बड़ा सवाल ये आज के समय का, मुझे लगता है अमरीश जी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो ये है कि जैसे अभी सर आपने बहुत सारे नाम बताए, बड़े लीडर्स के नाम बताए, और हम सब जानते हैं बहुत सारे यंग लीडर्स को जो स्टूडेंट जो पॉलिटिक्स है उससे इमर्ज होकर आज बड़े ओहदों पर हैं पॉलिटिक्स में। ये सब हमने सर अपनी देश की जो राजनीति है उसमें देखा, उसमें महसूस करा, हमको स्टूडेंट पॉलिटिक्स की पावर भी समझ में आई, बहुत बड़े सोशल चेंज भी कहीं ना कहीं स्टूडेंट पॉलिटिक्स के थ्रू नजर आते हैं। बट उसके बाद भी आज ऐसा क्या है समाज में जिस वजह से स्टूडेंट पॉलिटिक्स को लेकर इतना आक्रोश है, इतनी नेगेटिविटी है, या फिर आज की यंगर माइंड्स या जो यंगर जनरेशन है उसके मन में ये सवाल आ रहा है जो अमरीश जी भी पूछ रहे हैं कि क्यों, क्या मतलब उनके मन में सर सवाल, कितना बड़ा सवाल है कि क्या हमें पार्टिसिपेट करना चाहिए भी नहीं करना चाहिए। तो इस पे सर कुछ आपका क्या दृष्टिकोण है सर? इसमें मुझे 2-3 बातें समझ में आती हैं अगर मैं एकेडमिक एंगल से सोचूं जी, कि जो लोग चाहते हैं कि स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में ना आए, तो इसमें पहला तो फियर है पेरेंट्स का जी, क्योंकि जिस तरीके की पॉलिटिक्स वो आजकल होते हुए देख रहे हैं तो उनकी चिंता को बिल्कुल भी नाजायज नहीं कहा जा सकता। वो देख रहे हैं कि कोई भी प्रोटेस्ट में अगर वो स्टूडेंट्स जाते हैं तो किस तरीके से उनके साथ कई बार पुलिस जो है वो निर्मम तरीके से पेश आती है जी, उनको लाठियां पड़ जाती हैं, और वो सब टेलीविजन पे होते हुए देखना एक डर पैदा करता है उन सब के दिमाग में। दूसरी चीज क्या है इसमें, एक मजेदार चीज है, स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स को कौन सपोर्ट करता है और कौन अपोज करता है। इसको अगर आपको सिंपली देखना हो तो आप ये समझ पाएंगे कि जो भी पार्टीज गवर्नमेंट के साथ हैं वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को अपोज करती हैं जी सर, और जो भी पार्टीज ऑपोजिशन में है वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को सपोर्ट करती हैं। जी सर, ये बड़ा मजेदार है। इमरजेंसी से पहले कांग्रेस जो है वो एनएसयूआई विंग को छोड़ के, जहां जहां भी एनएसयूआई के विंग्स थे उनको छोड़ के सारी पॉलिटिकल पार्टीज से एफिलिएटेड जितने भी विंग्स हैं उनको अपोज किया करती थी जी, और किसी भी तरीके की स्टूडेंट पॉलिटिक्स को अपोज करती थी। ठीक वैसे ही 2011 के आसपास जब कांग्रेस पावर में थी तो उसने स्टूडेंट पॉलिटिक्स को अपोज किया क्योंकि वो जन लोकपाल मूवमेंट या इन सब में कांग्रेस के अगेंस्ट खड़े हो गए, तो उसने अपोज किया। लेकिन अब आप ऐसे ही देखें 2011 के टाइम भी और 1975 के आसपास भी जो पॉलिटिकल पार्टीज अपोजिशन में थी उन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट्स में स्टूडेंट पॉलिटिक्स को सपोर्ट किया। जनसंघ रहा हो पहले या फिर बीजेपी 2011 के आसपास या और भी बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज वो इस तरीके से करते रहे। अब 2014 के बाद बीजेपी पावर में है तो कांग्रेस कह रही है कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिक्स में होना चाहिए, तो बीजेपी कहती है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं वो तो रास्ता भटक रहे हैं। तो ये बड़ा मजेदार चीज है, मतलब जो भी चीज आपके अगेंस्ट होती है हमारा एक नेचुरल फिनोमिना होता है कि हम उसके अगेंस्ट बात करने की कोशिश करते हैं। तीसरी चीज इसमें यह है कि
जो बॉलीवुड है हमारा, वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बहुत ही नेगेटिव इमेज की तरह पोर्ट्रे करता रहा है बहुत बार। जैसे कि हम देखें तो चाहे तिग्मांशु धूलिया की मूवी हो, हासिल, हाँ, जिसमें इरफान एक्टिंग कर रहे हैं, एक्टर बड़े शानदार हैं, लेकिन बहुत वायलेंस उसमें दिखाया गया इलाहाबाद के आसपास की पॉलिटिक्स को लेके। या फिर अनुराग कश्यप की मूवी जो है, उन सब में गुलाल अगर आप देखें तो गुलाल में जिस तरीके की स्टूडेंट पॉलिटिक्स है, इतना गाली गलौज, इतनी गोलीबारी, इतना वायलेंस, स्टूडेंट पॉलिटिक्स केवल वैसी नहीं है जैसा इन सारे मूवीज में दिखाया गया जी। तो इसलिए जो है ये भी एक नेगेटिव, क्योंकि पब्लिक इमेज जो बनती है वो इन तरीके की पॉलिटिक्स से बनती है, इस तरीके की मूवीज से बनती है, सिनेमा से बनती है। तो वो जो लोग हैं, मतलब वो जो पेरेंट्स हैं, वो सब इस तरीके की मूवीज देख रहे हैं, तो उनको जैसे ही उनका लड़का या लड़की कहता है कि उसे पॉलिटिक्स में जाना है, तो उनके दिमाग में वो बॉलीवुड वाली पॉलिटिक्स की इमेज आती है जी, उतने वायलेंस वाली। तो कोई भी नहीं चाहेगा, मैं भी नहीं चाहूंगा कि मेरे बच्चों को उस तरीके की कभी भी पॉलिटिक्स में जाना पड़े। तो इसलिए लोग ऐसा चाहते हैं कि स्टूडेंट्स ना जाएं पॉलिटिक्स में। सर ऐसा आपने सही बताया, और एक डर का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाता है पेरेंट्स के लिए। बट सर मैं जैसे काफी टाइम से आपके साथ में हूं और काफी टाइम आपसे डिस्कस भी हुआ है, और मुझे सर ये पता लगा कि आपने काफी सोशल मूवमेंट्स में या स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट भी किया। सर आपका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस भी है सोशल स्टूडेंट पॉलिटिक्स में। मैं आपसे सर सिनेमा को हटाकर, टेलीविजन को हटाकर, एक आपका पर्सनल ओपिनियन जानना चाहूंगा कि क्या वो कारण आपको फील होता है आज, क्योंकि सर आप कई सालों से एक्टिव हैं, यूनिवर्सिटी में एक्टिव हैं, पॉलिटिक्स में भी एक्टिव हैं, कई सारे सोशल मूवमेंट में, जंतर मंतर में, अन्ना हजारे वाले मूवमेंट में भी आप जा चुके हैं। तो उसमें आपने जो नोटिस करा वो कौन सी ऐसी चीज है जो इस पूरे के पूरे एनवायरनमेंट में ये फियर पैदा कर रही है कि स्टूडेंट्स को इसमें नहीं जाना चाहिए? ऐसा आपको क्या लगता है सर, क्या आपने पर्सनली फील किया होगा? इसमें भी कुछ बातें हैं जो मैं कहना चाहूंगा जी। पहली बात ये कि जब भी स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, पॉलिटिक्स माने पॉलिटिकल एंड सोशल अवेयरनेस, कुछ भी आपके आसपास हो रहा है, कुछ चीजों के आप फेवर में होते हैं, कुछ चीजों के आप अगेंस्ट होते हैं, तो पहली बात यह है कि स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल मूवमेंट्स का या सोशल मूवमेंट्स का हिस्सा इसलिए बनना चाहिए ताकि उनकी सोशियो पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ सके। इस बात के लिए नहीं कि वही पॉलिटिक्स में जाए जिसे नेता बनना है। ये बड़ी खराब चीज है कि आज हम पॉलिटिक्स में जितने लोग जा रहे हैं उनको पॉलिटिकल करियर के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। जितने भी लोग बाद में जाके बड़े लीडर्स बने, मुझे नहीं लगता कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जब इमरजेंसी के टाइम पॉलिटिकली एक्टिव थे गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो वो प्रधानमंत्री बनने के लिए ये काम कर रहे थे। ट्रू सर। तब तो उनके दिमाग में ख्याल भी नहीं आया होगा कि ऐसा पॉसिबल है, आज से 50 साल पहले की अगर बात करें। या फिर जितने भी स्टूडेंट लीडर्स की हमने बात की जो बाद में जाके बड़े लीडर्स बने, उन सबके दिमाग में ये ख्याल नहीं आया होगा कि मैं ये बनने के लिए, ये मिनिस्टर बनने के लिए या वो चीफ मिनिस्टर बनने के लिए ये काम कर रहा हूँ। कुछ लोगों के दिमाग में हो सकता है, लेकिन बाकी लोगों को सोशियो पॉलिटिकल अवेयरनेस के कारण वो जोश होता है जिसके कारण वो एक्टिव होते हैं और वो लोग बड़ा चेंज ला पाते हैं। तो नेता बनने के लिए नहीं, जैसे रामधारी सिंह दिनकर का एक एस्से है जिसका टाइटल है नेता नहीं नागरिक। तो हम नागरिक बनने के लिए पॉलिटिक्स का हिस्सा बने, नेता उसमें से कुछ लोग बन जाएंगे, जाहिर सी बात है। आप पहले ही नेता बनकर जुड़ेंगे तो यहां से दूसरी बात आती है कि जो सबसे बड़ा फियर है, मेरे भी दिमाग में रहता है कि आज स्टूडेंट पॉलिटिक्स जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है उसमें हम फ्री थिंकर्स नहीं देख रहे हैं, फॉलोअर्स ज्यादा देख रहे हैं। ट्रू। क्योंकि पॉलिटिकल फंडिंग बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हर कोई जैसे ही पॉलिटिक्स में जुड़ता है तो वो अपने लिए पहले कोई पॉलिटिकल पार्टी तलाश लेना चाहता है। मैं कोई एक्टिविस्ट नहीं हूं, लेकिन हाँ ये बात जरूर है कि बहुत सारे सोशल मूवमेंट्स जो मुझे मीनिंगफुल लगते हैं
उनका मैं हिस्सा रहा हूँ। डिसेबिलिटी राइट्स मूवमेंट हो गया या और भी जितने भी निर्भया मूवमेंट, जन लोकपाल मूवमेंट, इन सब का मैं हिस्सा रहा हूँ जी। क्योंकि मुझे लगा कि मुझे होना चाहिए तो मैं था। इसलिए नहीं था, मैं जिंदगी में कभी इलेक्शन नहीं लड़ा और शायद कोई इच्छा भी नहीं है, स्टूडेंट लाइफ में नहीं रही तो अब तो क्या ही हो सकती है कि इसलिए मुझे जाना है। लेकिन हाँ, मुझे लगता था कि मुझे होना चाहिए तो मैं होता था। तो इसलिए जो लोग ये काम कर रहे हैं, आप सोचे कि आप फॉलोवर नहीं बने और आप क्या करें, आप एक डाइसेंटर की तरह पॉलिटिक्स में आए, जिसमें आप अपना ओपिनियन रख पाए, जिसमें आपके दिमाग में किसी तरीके, जैसे ही आप किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएट हो गए, फिर तो आपके दिमाग में एक फियर है, फियर ऑफ लूजिंग योर पोजीशन, फियर ऑफ लूजिंग योर पोस्ट, फियर ऑफ फाइनेंशियल, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, लॉसेस। तो वो जो है उन सारे चीजों, हाँ, अनस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल लॉसेस भी कई बार पॉलिटिकल पार्टीज को, जो आपके ग्रुप को फंडिंग मिल रही है, वो भी खत्म हो सकता, बहुत कुछ होता है पॉलिटिक्स में। तो जैसे ही आपकी इस तरीके की एफिलिएशन बनेगी, वैसे ही आपके साथ प्रॉब्लम्स होनी शुरू हो जाएंगी, तब आप रियल सेंस में स्टूडेंट पॉलिटिक्स नहीं कर पाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो इसलिए इन सारे चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसी से जुड़े हुए हैं, किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड पॉलिटिक्स ही आप कर रहे हैं, तब तो आप फिर वही, जैसे ग्रामशी कहता था कि आप सिविल सोसाइटी का पार्ट हो जाएंगे। फिर तो आप एक पर्टिकुलर हेजेमोनिक कल्चर को सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे इस फेवर की कल्चरल हेजेमोनिक पावर हो या उस पॉलिटिकल पार्टी के फेवर का हेजेमोनिक पावर स्ट्रक्चर हो। आप किसी ना किसी तरीके से उसी में वॉर ऑफ पोजीशनिंग में ही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये करने से बचे, फ्री माइंड से सोचें। बहुत सारी चीजें हैं जो बदल सकती हैं और बहुत सारी चीजें हैं उनको बदलना पॉसिबल होगा। उसके बाद अगर आपको लगता है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ना है, तो ये आपका कॉन्शियस डिसीजन हो सकता है। सर, एक और क्वेश्चन मेरे दिमाग में अभी अभी आया है। आपने सर डिसेबिलिटी की बात करी। सर, मैं मतलब ये मेरा पर्सनल सवाल है और आई थिंक आप इसका आंसर बहुत बेहतर तरीके से देख सकते हैं। मुझे लगता है कि मुझे पता नहीं यहाँ डिस्कस करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पर फिर भी मैं कर रहा हूँ ताकि व्यूअर्स भी इस सवाल का कुछ दृष्टिकोण जान पाए। सर, जैसे आपने कहा कि डिसेबिलिटी के कई सारे मूवमेंट में आपने पार्टिसिपेट करा, तो सर मैंने मतलब अभी तक मैं खुद राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, मैंने कभी किसी डिसेबल पर्सन को पॉलिटिक्स में उतना किसी ओहदे पर नहीं देखा है या डिसेबल पर्सन को पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हुए नहीं देखा है। इसमें क्या मैं समझ नहीं पाता सर, क्या हम उन्हें लेसर ह्यूमन समझ रहे हैं या हमें उन्हें कैपेबल नहीं समझ रहे हैं? मतलब आप समझ रहे हैं सर मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ? कोई दूसरे वीडियो का टॉपिक हो सकता है, ये कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना ही जानना जरूरी है कि लोगों को लगता है पॉलिटिकल पार्टीज हर किसी को, अगर आप लीडर हो सकते हैं तो वोट बैंक के नजरिए से देखती हैं। या तो आपके पीछे कोई क्राउड है, मतलब एक पर्टिकुलर कास्ट से आपका एफिलिएशन है, आपकी पोजीशनिंग, सोशल पोजीशनिंग स्ट्रांग है, या फिर आप इकोनॉमिकली एक स्ट्रांग पोजीशन पे, या फिर आप एक अच्छे क्राउड पुलर हैं जी। तो शायद ये क्वालिटीज उन्हें एक पर्सन्स विद डिसेबिलिटी में नहीं दिखाई पड़ती होंगी, तो इसलिए वो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज जो है वो हमेशा इग्नोर होते रहते हैं। खैर, ये तो दूसरे किसी वीडियो का टॉपिक है, कभी और डिस्कस करेंगे इस पे। जी जी सर, मैं इसी के साथ अमरीश वर्मा जी को बहुत बहुत थैंक यू कहना चाहूंगा और आई थिंक कि हमारे इस डिस्कशन से उन्हें कुछ आंसर्स मिले होंगे। अगर उन्हें और भी कोई क्वेरी होती है हमारे डिस्कशन के बाद भी, तो वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और मैं अपने और भी व्यूअर्स से ये आग्रह करूंगा कि उनके और भी ऐसे ही ओपिनियंस हो, थॉट्स हो, कोई ऐसा टॉपिक, कोई ऐसा कॉन्सेप्ट जो भी वो डिस्कशन करना चाहते हैं जिसमें हम एकेडमिक इनपुट दे सकें। जैसे कि हमने कहा कि हम एक मल्टी डायमेंशनल व्यू देना चाहते हैं सर के दृष्टिकोण के साथ, तो वो हम वहां डिस्कस कर सकें। तो उसके लिए आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिए, हम तक अपने टॉपिक्स, अपनी क्वेरीज पहुंचाइए। और जी सर, थैंक यू सो मच अमरीश जी, आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने वीडियो को इतना देर तक देखा है पेशेंस के साथ, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कीप कमेंटिंग। जी, थैंक यू सो मच।